रीना और जूली दोनों एक ही हॉस्टल में पढ़ती थी। रीना गांव से आई थी और काफी सिंपल सी लड़की थी, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसीलिए वो काफी बातें एक दूसरे से शेयर करती थी। जूली, तुझे पता है, मैं हमेशा एक लड़के के बारे में बताया करती थी जो कि मेरे साथ फर्स्ट ईयर में था। हाँ, याद है मुझे, जो तुझे अच्छा लगता था और ये बात तूने उसे कभी नहीं बताई थी। हाँ, वही लड़का। पता है, उसने मुझे कल मिलने बुलाया है। क्या क्या बात कर रही है? मैं तुझे कल के लिए तैयार करूंगी। जूली, मैं उसे सिर्फ मिलने जा रही हूँ, इसमें तैयार होने जैसी क्या बात है? देख, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। चल, मैं तेरा फेशियल करती हूँ। अरे जूली, मैं बोर हो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ओके, चल मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी बताती हूँ जो कि मेरे माँ के गांव में घटी थी। वो नहीं चाहता था, तो उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक तांत्रिक है जो उसकी मदद कर सकता है और उसके पास हर समस्या का निवारण है। हरी तुरंत ही उस तांत्रिक के पास गया तो तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारी बेटी इस श्राप से मुक्त हो सकती है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हरी तुरंत राजी हो गया क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। ऐसे तांत्रिक होते भी है क्या? हाँ, होते हैं ना। तांत्रिक ने कहा कि आज से 12 साल बाद तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास लाना है। मैं उसके सर पर लोहे की एक कील मारूंगा, उससे उसे दर्द नहीं होगा क्योंकि उस लोहे की कील में मंत्रों की शक्ति होगी। उससे वो चुड़ैल कभी उस पर हावी नहीं होगी और उसके गाल का वो तिल भी गायब हो जाएगा। तुम्हें ध्यान देना है कि वो लोहे की कील कभी भी निकल ना पाए, उससे वो चुड़ैल फिर से जिंदा हो जाएगी और लोगों को मार डालेगी। और फिर 12 साल बाद हरी अपनी बेटी को तांत्रिक के घर ले गया। वह तांत्रिक ने पूजा पाठ की मदद से हरी की बेटी को बचाया। अब उस गांव में चुड़ैल का साया नहीं है। बाप रे, बहुत ही डरावनी स्टोरी है ये। अभी तो वो लड़की काफी बड़ी हुई होगी। हाँ, शायद। अचानक उसकी नींद खुल गई। और वो बालकनी में चला गया। अचानक उसकी नजर सामने जंगल में पड़ती है और वो बहुत डर जाता है। उसे एक धुंधली सी परछाई दिखती है। मूसलाधार बारिश की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसी के वहां होने का एहसास उसे हो रहा था और अचानक वो परछाई वहां से गायब हो गई। नारंग बारिश में उस परछाई को ढूंढने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नारंग को लगा कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें उस परछाई को ढूंढ रही थी।
आखिर नारंग ने मान लिया। शायद उसे वहम ही हुआ था, और जैसे ही वो अंदर जाने के लिए मुड़ा, तीस साल पहले रामपुर गांव, जहां पे एक रात एक ऐसी घटना हुई कि सबके होश उड़ गए। शाह कुटुंब के सबसे छोटे बच्चे की किसी ने हत्या कर दी थी। उसकी लाश गांव के बाहर एक जंगल में पाई गई। लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। उस छोटे बच्चे के शरीर पर अजीब से मंत्र लिखे थे। उस लड़के के गाल पर एक बड़ा सा काला निशान भी लगाया था, और उस लड़के के सिर में किसी ने बड़ी सी कील मारकर उसकी हत्या कर दी थी। कुछ दिन बीत गए और फिर एक और अनहोनी हो गई। गांव में एक बार फिर किसी छोटे बच्चे की लाश पाई गई। गांव वालों को पता ही नहीं चल रहा था आखिर ये कौन और क्यों बच्चों को मार रहा है। गांव वाले बहुत गुस्से में थे और साथ ही साथ दहशत में भी थे। आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ ही महीनों में उस गांव के 7 बच्चे एक के बाद एक मुर्दा पाए गए, जिसे पूरा गांव दहशत में था। कुछ महीनों बाद रात का समय था। बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी और एक अजीब से सन्नाटे में नारंग अपने घर लौट रहा था। तब उसने एक औरत को अपना मुंह छुपाए जंगल की ओर जाते हुए देखा। अरे, ये नकुशा तो नहीं? इतनी रात गए कहां जा रही है? और नारंग उसका पीछा करने लगा। नकुशा उस गांव में कुछ साल पहले आई थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। नकुशा जिस घर में रहती थी या जहां भी जाती थी, तो चमगादड़ का झुंड उसके आसपास दिखाई देता था। इस वजह से गांव में उसके बारे में बहुत बातें होती थी। बच्चे उसे चमगादड़ वाली आंटी कहते थे। फिर भी बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। जंगल में नकुशा आगे बढ़ रही थी और नारंग उसका पीछा कर रहा था। अचानक नकुशा को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुक गई। नारंग भी रुक गया। नारंग जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गया। नकुशा ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ने लगी। नारंग भी उसके पीछे चलने लगा। नकुशा इतनी रात गए अकेले जंगल में क्यों जा रही थी, ये सोचकर नारंग काफी हैरान था। पीछा करते करते नारंग ने नकुशा को एक झोपड़ी में जाते हुए देखा। नारंग भी वहां पहुंचा और उसने जो देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बेहोशी के हालत में जमीन पर पड़ा था और नकुशा हाथ में एक बड़ा सा कील और हथौड़ा लेकर कुछ मंत्र बोल रही थी। ये भयानक नजारा देखकर नारंग की रूह कांप उठी। नारंग गुस्से के मारे लाल हो गया और जोर से चिल्लाया, नकुशा, तो इन सब के पीछे तुम हो? हमने तुम्हें इस गांव में रहने दिया और तुमने हमारा ही विश्वासघात किया। अब तुम नहीं बचोगी।
नकुशा बहुत डर गई थी। डर के मारे उसने बाजू में रखी हुई अपनी गुड़िया उठाई। उतने में नारंग ने उसके बाल पकड़ लिए और घसीटते हुए उसे गांव ले गया। गांव वालों को जब उसने सारी बातें बताई तो गांव वालों के होश उड़ गए। गांव के कुछ लोग उस जंगल की झोपड़ी में गए तो उन्हें एक बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। उसे उठा के गांव ले आए और उस तरह बच्चे की जान बच गई। गांव वालों ने गुस्से में आकर नकुशा को बहुत मारा। मार मार के उसे अधमरा कर दिया, लेकिन नकुशा ने चूं तक नहीं की, जैसे उसे बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा था। गांव वालों ने बार बार पूछा कि आखिर तू मासूम बच्चों को क्यों मार रही थी, क्या मकसद है तुम्हारा? लेकिन नकुशा ने एक लफ्ज भी नहीं निकाला। वो तो बस अपनी गुड़िया पकड़ी हुई थी। वो अधमरी हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। किसी को नहीं पता चला आखिर नकुशा बच्चों को क्यों मार रही थी। उतने में नकुशा ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत के बाद ये एक रहस्य बनकर रह गया। एक ऐसा रहस्य जिसके भंवर में गांव वाले फंस चुके थे। गांव वालों ने उसकी गुड़िया उठाकर बाजू के कचरे के ढेर पर फेंक दी और नकुशा को घसीटते हुए जंगल में ले गए। वहां उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया। और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। जीवन से उबकर मैं मृत्यु की ओर दौड़ती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं मृत्यु से भी उब जाऊंगी एक दिन। इसलिए मुझे तलाश है उस चीज की जो जीवन और मृत्यु के उस पार है। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी। अंधेरे में नकुशा की गुड़िया बारिश में भीग रही थी। हरी और कुसुम बहुत खुश थे। उन्हें बच्चा होने वाला था। पास ही गांव में मेला लगा था। हरी और कुसुम ने उनके आने वाले बच्चे के लिए एक गुड़िया खरीदी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि शादी के 4 साल बाद उन्हें एक खुशी मिलने वाली थी। कुसुम का 6वां महीना चल रहा था। कुसुम अब बच्चे की हलचल महसूस करती थी, लेकिन साथ ही उसे कुछ अजीब से अनुभव भी हो रहे थे। उसे बार बार ये महसूस होता था कि कोई उसे दिन रात घूर रहा है। किसी की परछाई उसका दिन रात पीछा कर रही है। ऐसे अजीब अनुभव उसे होने लगे। हर सुबह वो अपने शरीर पर अजीब से निशान देखती थी, लेकिन आने वाले बच्चे की खुशी में कुसुम और हरी इतने मग्न थे
कि उनके साथ होने वाली अनहोनी के उन्हें कोई भनक भी नहीं थी। एक रात कुसुम अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने वो आवाजें गौर से सुनने की कोशिश की और उसने जो देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मेले से खरीदी हुई गुड़िया अपना सिर जोर जोर से दीवार पर पटक रही थी। ये नजारा देखकर कुसुम के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक गुड़िया रुक गई और उस कमरे में सन्नाटा सा छा गया। कुसुम डर भरी आंखों से बस गुड़िया को देख रही थी। अचानक गुड़िया ने कुसुम की तरफ देखा और हंसने लगी और उस गुड़िया ने कुसुम के ऊपर छलांग लगाई। कुसुम का सपना टूट गया। कुसुम ने दूर रखी गुड़िया की ओर देखा और कहा, उश, कितना डरावना सपना था। सुबह कुसुम ने आईने में देखा कि उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान थे। उसे लगा कि गर्भावस्था में शरीर पर होने वाले बदलाव होंगे और उसने उन निशानों को अनदेखा कर दिया। आखिर वो दिन आ ही गया। अंदर से आवाज आई, मिठाई बांटो, बेटी हुई है। बच्चे की किलकारी से हरी और कुसुम मानो फूले नहीं समा रहे थे। उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी। हरी अपने बेटी को देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। हरी बच्ची को देखने पालने की ओर चलने लगा। मेले से खरीदी हुई गुड़िया उसके हाथ में ही थी। उसने पालने की ओर झुक के अपने बेटी को देखा। हरी के खुशी के आंसू बता रहे थे कि वो कितना खुश था। उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी गुड़िया अपने बेटी के बाजू में रखी, पर कुछ ही पल में उसके चेहरे की वो खुशी चिंता में बदल गई। उसने देखा कि उसके बेटी के गाल पे एक काला निशान है। तभी उसकी नजर बाजू में रखी गुड़िया पे आके रुक गई और जो उसने देखा मानो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने देखा गुड़िया के गाल का निशान मिट गया था और वैसा ही एक निशान उसकी बेटी के गाल पे था। हरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे तो बस पास वाले रामपुर गांव में घटी घटना याद आ रही थी। हरी के एक दोस्त के सुझाव से हरी दौड़ते हुए गांव के बाहर एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को सारी बात बताई। सुबह के समय सुरेश खेत की तरफ जा रहा था। उसे नाली के पास एक बच्चे की लाश दिखी। उसने गांव वालों को उस छोटे से बच्चे की लाश के बारे में खबर दी। गांव वाले अब बहुत डर गए थे। गांव में एक ही दिन एक साथ 2 लाशें मिली, 8 साल के मिंटू और 55 साल के नारंग की। किसी ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मिंटू के शरीर पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे और उसके सिर में किसी ने कील मार के उसकी हत्या कर दी थी। तभी यशोदा काकी ने कहा, इतनी बेरहमी से मारा है छोटे बच्चे को। इसके शरीर पर तो वैसे ही निशान है जैसे 30 साल पहले नकुशा। कहीं ये नकुशा तो नहीं? सारे गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। गांव के लोग मिलकर जंगल की ओर चले गए। वहां तांत्रिक को गांव में घटी सारी घटना बताई। तांत्रिक ने कहा, हमें उसे काबू में करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। तांत्रिक के सूचना के अनुसार गांव में यज्ञ की तैयारी की गई। रात को तांत्रिक के आते ही यज्ञ शुरू हो गया। कुछ समय में ही जोरों की हवाएं चलने लगी। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। जोर जोर से बिजलियां गरजने लगी और एक परछाई आने की आहट महसूस होने लगी। गांव वालों ने देखा तांत्रिक के सामने जो परछाई थी वो और कोई नहीं, हरी की बेटी रीना थी। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तांत्रिक ने और भी कुछ मंत्र फूके।
और सामने जो नजारा देखा उससे गांव के लोगों के होश उड़ गए। रीना के बाजू में नकुशा की आत्मा थी। तांत्रिक ने मंत्र फूंक कर अब उसे भी काबू में कर लिया था। गांव वालों के मन में कई सवाल थे। तभी तांत्रिक ने नकुशा की आत्मा से सवाल पूछे, क्यों आई हो यहां? क्यों मासूम बच्चों की हत्या कर रही हो? क्या नारंग को भी तुमने मारा? ऐसे कई सवाल तांत्रिक ने पूछे, पर नकुशा ने चुप्पी नहीं खोली। तभी तांत्रिक ने कुछ और मंत्र फूंके और नकुशा बोल पड़ी। और नकुशा ने जो कहा उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो कौन सा मकसद था जिस वजह से नकुशा बच्चों को मार रही थी? कौन थी ये नकुशा? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का आखिरी पार्ट। आज मैंने और मेरे ससुराल वालों ने अपनी 8वीं बच्ची की हत्या की थी। जी हाँ, हत्या। मेरे पति ने तो मुझे घर छोड़ के जाने के लिए कह दिया था। मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, आत्महत्या। बेटे की चाह में मेरे ससुराल वाले अंधे हो गए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, पर उन्हें उनके खानदान को वारिस ही चाहिए था, और ये मेरे बस में नहीं था। उन 8 लड़कियों की मौत मेरे सिर पर तांडव कर रही थी। मुझे तो यहाँ से पहले ही निकल जाना चाहिए था। दरअसल गलती तो मेरी ही थी। मैं ही इस अन्याय को सहती रही, पर मैं अपने घर भी तो नहीं जा सकती थी। मेरे घर वालों को भी तो मैं अनचाही थी। उन्होंने मेरा नाम नकुशा ऐसे ही नहीं रखा था। मैं तो जैसे इस पुरुषवादी समाज के लिए अनचाही थी। मैं उस रात आत्महत्या के इरादे से नदी के किनारे खड़ी थी और कूदने ही वाली थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने मुड़ के देखा तो वो शख्स किसी दिव्य आत्मा की तरह दिख रहा था। वो एक अघोरी बाबा थे। उन्होंने कहा, नकुशा, तुम आत्महत्या करके एक और पाप करने जा रही हो। आत्महत्या करने के बजाय तुम अघोरी सिद्धि की साधना करो। इस साधना के जरिए तुम्हें एक दिव्य सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी सिद्धि जिसके जरिए तुम अनेक लड़कियों के प्राण बचा सकती हो। समाज को लगे हुए इस भ्रूण हत्या के शाप को तुम ही दूर कर सकती हो नकुशा। बाबा अंतर्यामी थे। उन्होंने मेरे मन का दुख जान लिया था। उन्होंने आगे कहा, जीवन अमूल्य है, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना। उस अघोरी बाबा के शब्दों ने मेरा मन जीत लिया था, और फिर मैंने अघोरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि मुझे तुम कभी नष्ट नहीं कर सकते। मैं कोई भी रूप धारण करके तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराऊंगी। इस गांव के लोगों ने भी माँ की कोख में बढ़ते हुए लड़कियों की जान ली है। किसने दिए ये अधिकार तुम्हें? हरी, तुम्हें भी तो लड़का चाहिए था ना? एक लड़की की जान तो तूने ले ली,
इसलिए तो शादी के 4 साल बाद तुम्हारी बीवी गर्भवती हुई। तुम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति का प्रकोप तो सहना ही होगा। तुम्हारे इस कृत्य के लिए मुझे तुम्हें सबसे पहले मार डालना चाहिए था, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। अजी सुनते हो? अब उठ भी जाइए। डॉक्टर जूली का फोन आया था। डॉक्टर नारंग अबॉर्शन के लिए 12 बजे आने वाले हैं। कितना डरावना सपना था। ऐसे लग रहा था जैसे सब सच में हो रहा है। क्या क्या बात कर रहे हो आप? कौन सा सपना? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस एक बहुत बुरा सपना देखा। सरिता, हम इस बच्ची को जन्म देंगे। क्या? पर अचानक कैसे? पर आपको तो लड़का चाहिए था ना? मेरी आंखें खुल गई है। हम कितना गलत करने जा रहे थे। हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने एक बार तो ये गलती की है, फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना सरिता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ हरी। आपने अपना मन बदल दिया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। रीना नाम रखेंगे उसका। डॉक्टर जूली को कॉल करो और उनसे कहना हम अबॉर्शन नहीं करना चाहते। डॉक्टर नारंग को भी इत्तिला करना, हम इस बच्ची को जन्म देना चाहते हैं। डॉक्टर जूली, ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से हरी ने अपना मन रातों रात बदल दिया? ऐसी कौन सी काली जादू है इस गुड़िया में? ये कैसे मुमकिन है? नकुशा बहन, कल अबॉर्शन है, लेकिन मुझे इस बच्ची को जन्म देना है। उसे बचाओ नकुशा बहन, उसे बचाओ। आप ही उसे बचा सकती है। उसे बचाओ। ये गुड़िया लो और रात को सोते वक्त अपने पति के सर के पास रख दो।
देखना, वो दूसरे ही दिन एबॉर्शन के लिए इनकार कर देगा। ये कैसे मुमकिन है? जादू, टोना, तंत्र, मंत्र ये असलियत में होते भी है क्या, या ये सिर्फ इत्तेफाक है? मेरे माँ ने तो कहा था, पर मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैं नकुशा इस अघोरी औरत से मिली, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। नाम क्या रखना चाहती हो? कुछ सोचा है? रीना, रीना नाम रखना चाहती हूँ। रीना। ठीक है, कल सुबह तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जा, घर जा। नकुशा बहन, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। नकुशा ने कहा हुआ हर एक लफ्ज सच निकला। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब सच है या सिर्फ एक इत्तेफाक? एक गुड़िया कभी किसी का मन बदल सकती है? नहीं, ये तो सिर्फ इत्तेफाक ही होगा। सरिता, एक चीज तो तुम ही गई। और हाँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तब उस गुड़िया के सिर से वो कील निकलना मत भूलना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।